नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचबीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। 30 मार्च को राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन की 58 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा में पहले से अल्पमत के होने के कारण कुछ अड़चनों का सामना कर रही यूपीए सरकार के लिए चुनाव और बुरी खबर ला सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन चुनावों के बाद राज्यसभा में कांग्रेस की सीटें घट जाएगी। इस बार उत्तर प्रदेश की 10, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की 6-6, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5, गुजरात, कर्नाटक से 4-4 और उड़ीसा, राजस्थान से 3-3 सीटें शामिल हैं। लेकिन बात करें अगर राजस्थान की, तो यहां राज्यसभा चुनाव में कई तरह की बातें सामने आ रही है। राजस्थान की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा के प्रत्याशी का नामांकन हो चुका है और आगे की बिसात भी साफ नजर आ रही है। लेकिन इन सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उससे यह जरूर कहा जा रहा है कि राज्यसभा नहीं, ये दिल्ली की सभा होने जा रही है। उम्मीदवारों के चयन में दिल्ली दरबार की भूमिका को जहां नकारा नहीं जा सकता, वहीं यही बात असंतोष का भी कारण बनती जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राज्यसभा के चुनाव आते ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह और गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है। भाजपा में तो इस कलह की गूंज कर्नाटक तक में गूंजने लगी है। भूपेंद्र यादव की उम्मीदवारी को लेकर विरोध के स्वर खड़े होने लगे हैं। यादव की उम्मीदवारी पर कोलायत विधायक देवी सिंह भाटी भड़क गए। भाटी ने शीर्ष नेतृत्व पर भी लगातार सवाल दागे और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में खरी खोटी बातें सुनाई। भाटी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मंच पर नहीं आई और कहा, हम साइन तो कर देंगे, पर पहले यह तो बताओ कि ये आखिर है कौन और कहां से आया है। ये कोई बात नहीं क्या? आप तो सीधा कह दिया कि नॉमिनेशन पर भला और दस्तखत कर दो। आप परिचय नहीं करोगे? परिचय तो होना चाहिए साहब। उसके बाद में तो हमें पता है कि ना तो कोई राजस्थान की बात वहाँ उठाता है राज्यसभा में। आज चाहे राजस्थानी भाषा हो, चाहे हमारे प्रदेश को विशेष दर्जा देने की बात हो, कोई भी बात वहाँ पर जाके नहीं करता। जो भी वोट लेके गए आए, महानुभाव ठीक है, पार्टी का निर्णय हमें मानना पड़ेगा, लेकिन कम से कम बाद में कहीं पकड़ में तो आए। जबकि भूपेंद्र यादव ने इस संबंध में कहा कि वे अजमेर से आते हैं और अजमेर के कॉलेज में विद्यार्थी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे कहती हैं कि कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं और अब वक्त आ गया है कि उनको भी आगे लाया जाए। राज्यसभा चुनावों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी में उठापटक चल रही है, वहीं ऐसी ही उठापटक कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदेश की राजनीति में बदलाव की गुंजाइश को लेकर बयान दिया था, जिसके लिए कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं को भी बचाव की मुद्रा में आना पड़ा और कांग्रेस में भी उम्मीदवारी को लेकर विरोधी स्वर खड़े हुए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। इस बार के चुनाव के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही किसी भी प्रकार की गुटबाजी और विवाद से इनकार करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति को अगर देखें तो विवाद सभी के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में ही राज्यसभा के लिए जब उम्मीदवारों के चयन की बात आई तो कई तरह की आवाजें सामने आई। कई बार यह भी बात सामने आई कि प्रेशर पड़ रहा है दिल्ली दरबार का, और जो सभा राज्यसभा में जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व तैयार करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सभा बनने जा रही है। जब अशोक गहलोत से बात की गई कि इन प्रत्याशियों को रिपीट क्यों किया जा रहा है, इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर राज्यसभा में एक सदस्य को 3 बार चांस मिला करता है, इस वजह से इन्हें रिपीट किया गया है। राज्यसभा के अंदर जो जाते हैं मेंबर बन के, वो दूसरी बार तीसरी बार उनको चांस मिलता है। 3 चांस मिलना जनरली होता है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अभी तो मनु सिंघवी जी को एक टर्म हुआ पूरा। बुढ़ानिया जी के लिए 2 टर्म में जीते जरूर हैं, पर एक बार 7 महीने का टर्म, एक बार 22 महीने का टर्म मिला है। तो स्वाभाविक है कि इनको वापस चांस मिलना था। तो सोनिया गांधी जी ने सोच समझ के फैसला किया और इसलिए हम उनको। वहीं जब उनसे दूसरे लोगों की दावेदारी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मांग करना कार्यकर्ताओं का हक है। मांग करना उनका हक है। मांग करना हर संभाग का, हर वर्ग का, हर कार्यकर्ता का। एक साधारण कार्यकर्ता ही मांग कर सकता है कि मुझे चांस मिलना चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज थोड़ी होता है।
कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में ये स्वर उठ रहे थे कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका निर्धारण किसी और तरीके से हो। लेकिन जिस तरीके की एक बातचीत देखने को मिली, जिस तरीके का बयान का एक दौर भी शुरू हुआ, जिस तरीके से असंतोष के स्वर देखने को मिले, उनसे सवाल काफी सारे खड़े होते हैं। एक बार देखते हैं कि वसुंधरा राजे वो भी अपने प्रत्याशी के बचाव में एक उतर करके आ गई। उन्होंने भी भूपेंद्र यादव के समर्थन में अपनी बात रखी। खुशी है कि पार्टी ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र जी का नाम सेंट्रल कमेटी के सामने रखा। भूपेंद्र जी रहने वाले तो हैं वैसे अजमेर के, उनका परिवार वहीं रहता है, उनकी बहनें वहाँ पढ़ाती हैं, अलवर में भी पढ़ाती हैं और उनका आना जाना राजस्थान से होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से जिसको कहते हैं हम्बल, जो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता, जो सब लोगों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, सब लोगों से मुलाकात करते हुए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज एक नए माने राज्यसभा मेंबर के द्वारा कार्यकर्ता को जोड़ते हुए पार्टी को संबल मिलेगा। वो हम लोगों को और मजबूती देंगे राज्यसभा के अंदर, और राजस्थान की बातों को वहाँ मजबूती से उठाएंगे। ये विश्वास के साथ मैंने उनको जब उनसे भूपेंद्र यादव के चयन में राजनीतिक समीकरणों की बात कही गई तो बड़ी सफाई से उन्होंने अपना बचाव किया। ऐसा है कि जब मैंने वाल्मीकि जी का नाम रखा तो आप लोगों ने भी यही बात कही। मैं समझती हूँ कि समय आ गया है कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी, जिनको शायद नोटिस नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोग जिन्होंने चुपचाप बैकग्राउंड में रह के पार्टी का काम किया है, उनको भी आगे लाने का मौका मिलना चाहिए। और इसी संदर्भ में भूपेंद्र जी जिन्होंने अपनी छात्र जिंदगी से भारतीय जनता पार्टी और संघ का काम किया है, ऐसे व्यक्ति को लाने का काम हम लोग सबने मिलकर किया और मैं समझती हूँ कि तो राज्यसभा के लिए 30 मार्च की एक तारीख अहम तारीख हो गई है, क्योंकि तब चुनाव होने जा रहे हैं। बात करें राजस्थान की 3 सीटों पर जो उम्मीदवार आए हैं, 2 हैं कांग्रेस की तरफ से, 1 है बीजेपी की तरफ से। और हमने ये भी देखा कि जो उनके नेता हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनका क्या कहना है अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा? प्रताप जी, क्या लगता है आपको, जब बात की जाती है कि कांग्रेस की तरफ से इन्हीं प्रत्याशियों को रिपीट क्यों किया गया, तो एक जवाब आता है कि 3 बार तक का चांस दिया जा सकता है। वहीं जब यहां पूछा गया कि क्यों इस तरीके के प्रत्याशी को एक लाया गया जो इसका कि राजस्थान से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, तो उनका कहना था कि नहीं, इनका बचपन और इनका काफी लंबा समय राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जब राज्यसभा जैसे एक सदन की बात की जाती है, यहां पर प्रत्याशियों के चयन की बात की जाती है, तो क्या एक सिस्टम होना चाहिए जिसे फॉलो किया जाना चाहिए? लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की बातें होती है, क्या लगता है आपको? दीपक, बात तो यह है कि मीडिया इस बात को उठाने से ही चूक गया, यहाँ तक कि हम लोग भी चूक गए इस बात को उठाने से कि राज्यसभा आखिर में बनी ही क्यों है। राज्यसभा क्या किसी राजनीतिक इक्वेशन को बनाने के लिए बनी है, या राज्यसभा किसी तरह के राजनीतिक गठजोड़ के लिए बनी है? राज्यसभा कुटीय समीकरणों को बनाने के लिए बनी है, या राज्यसभा केवल कुछ नेताओं के संतुष्ट करने के लिए बनी है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। उठाना बहुत जरूरी है। राज्यसभा केवल कुछ दलों के संतुष्टि का माध्यम नहीं है। राज्यसभा को जब बनाया गया तो यह सोचा था कि राजस्थान या राज्य की जो आवाज़ है वो दिल्ली की सरकार तक सीधे के सीधे पहुँचे, सीधे उठे, क्योंकि लोकसभा के माध्यम से जो लोकसभा का जो सांसद होता है वो अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाता है, लेकिन राज्यसभा में राज्य की तमाम बातों को, उसको एक कंप्लीट और एक राज्य के एंगल से उठाने वाले लोग चाहिए। ऐसा माना गया कि लोकसभा का चुनाव क्योंकि जनता के माध्यम से होता है, तो वहाँ की राजनीति, वहाँ के राजनीतिक समीकरण, वहाँ के जातिगत समीकरण या वहाँ की दलीय समीकरण हो सकता है अच्छे लोगों को आगे नहीं आने दें। इसलिए राज्यसभा एक ऐसा माध्यम बना था जिसमें समाज के चुने हुए लोगों को, जो अलग अलग क्षेत्र के निष्णांत हों, जो अलग अलग क्षेत्र के विद्वान हों, ऐसे लोग राज्य से केंद्र में जाएं और देश की सरकार शासन प्रणाली में अपना योगदान दें। वो जाएं भले पार्टी के माध्यम से, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा राजनीति आगे हो गई, वो बात तो भूल गए कि विद्वान अब केवल ये देखा जाता है कि कौन किसका चापलूस है, किस चापलूसी से कैसे, कहाँ से, किस गठजोड़ से, ऊपर से या नीचे से टिकट प्राप्त करके राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा बैकडोर एंट्री हो गई है राज्यसभा, जो नेताओं के लिए सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बन गई है। ये बिल्कुल उसी तरह से दीपक
कि किलों में जिस तरह से गुप्त रास्ते बना दिए जाते थे दरबार तक पहुंचने के लिए, ये दरबार तक पहुंचने का वो अंडरग्राउंड रास्ता है, राज्यसभा वो बन चुकी है। पता नहीं कौन कब इस अंडरग्राउंड के रास्ते से दरबार तक पहुंच जाए और बाहर आए। तो बीजेपी और कांग्रेस में यही हुआ, अचानक उभर के आते हैं भूपेंद्र यादव, पता ही नहीं है कहाँ अंडरग्राउंड में चले जा रहे थे। वसुंधरा जी कहती हैं और अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, इनको तो कहना ही पड़ेगा, मजबूर हैं, क्योंकि दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। इन दोनों नेताओं की स्थिति तो यही है, क्योंकि दोनों ही नेता नहीं चाहते थे। इस बार चाहते थे, चुनाव है आगे आने वाले समय में, राजस्थान के चुनाव पर असर डालने वाले ऐसे लोग राज्यसभा में जाएं, दोनों ही नेता चाहते थे। लेकिन दिल्ली की कुर्सी का, दिल्ली की सत्ता का इतना असर था कि दोनों के दोनों नेता चूक गए और राज्य के नेताओं को भेजने के बजाय दिल्ली की कुर्सी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग राज्यसभा तक पहुंच गए। प्रताप जी, लेकिन एक बात है, जो तर्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया कि 3 बार का एक समय होता है किसी भी एक राज्यसभा के सदस्य के लिए, ये तर्क या बीजेपी की तरफ से तर्क दिया गया। वसुंधरा राजे ने यह कहा कि वो जो हैं उनका परिवार अभी राजस्थान में रहता है, वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इन तर्कों से क्या जनता सहमत हो पाएगी? क्या जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो सहमत हो पाएंगे? देखो दीपक, सबसे पहले जब राज्यसभा के चुनाव की घोषणा हुई और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि 3 बार लोगों को दिया जाता है चांस, तो पहले ही कह देना चाहिए था। क्यों चंद्रभान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम उठता है, क्यों राजेंद्र चौधरी का नाम उठता है, क्यों बाकी दूसरे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनके नाम को लेकर राजनीतिक खबरें बनाई जाती है, क्यों उनके नाम का पैनल बनाया जाता है, क्यों लॉबिंग की जाती है। ज़रूरत ही नहीं थी, कह दिया जाता कि भाई इनको 3 बार चांस नहीं मिला है, इनका तीसरा चांस है या दूसरा चांस है, इसलिए इनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो पार्टी के अंदर गुटबाजी और दल गुटबंदी हुई वो तो नहीं होती, और जिन्होंने दावेदारी की उनको भी साफ था। कुल मिलाकर अशोक गहलोत भी अभी ये एक सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस सफाई से तो शायद वो खुद भी सहमत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी ये निर्णय जो है थोपा गया है, उनसे पूछा नहीं गया। जहाँ तक वसुंधरा राजे की बात करें, उनके साथ भी यही हालत है दीपक जी। और अगर बात करें कि जब बाकी धड़ों से पूछा गया, जब बाकी लोगों से सवाल किया गया, बात करते हैं कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रभान, उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस में दावेदारों की कमी है जो इन प्रत्याशियों को रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कांग्रेस में दावेदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मौका दिया गया है। यानी 16 ने मांग की है तो कमी का है, मांग करने वाले बहुत हैं। 16 नेताओं ने मांग की है कि हमें टिकट दिया जाए, तो ठीक है, बता दिया नहीं 2-3 बार। तो चंद्रभान भी कह रहे हैं कि 16 नेताओं ने मांग की है और 16 से ज्यादा भी नाम आ सकते थे। जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3 बार चांस दिया जाना चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हैं 16। अब एक और बड़ा सवाल उठता है दीपक कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी और इनका बुढ़ानिया का, नरेंद्र बुढ़ानिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, राज्यसभा में कितनी बार राजस्थान की आवाज को बुलंद किया है। राज्यसभा में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी मांग है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात को उठाया है। ऐसे कौन से नीतिगत निर्णय हैं, ऐसी कौन सी योजना है जिन पर उनकी छाप दिखाई देती है। ऐसी कौन सी बहस है जिसमें नरेंद्र बुढ़ानिया और अभिषेक मनु सिंघवी का योगदान है। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में एक बात तो कही जा सकती है, कांग्रेस के आलाकमान के चहेते हैं, कांग्रेस के आलाकमान की आवाज बनकर मीडिया में छाए रहते हैं, कांग्रेस के आलाकमान के नजदीक है, तो उनकी एक भूमिका निश्चित तौर पे पत्र पत्रिकाओं और मीडिया के माध्यम से सामने आ जाती है। लेकिन नरेंद्र बुढ़ानिया पिछले अपने कार्यकाल के दौरान क्या करते रहे ये किसी को खबर नहीं है। वो तभी नजर आए जब राज्यसभा का चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। आखिर में इतने दिन कहाँ थे, राज्यसभा में थे, दिल्ली में थे, बाहर थे। राज्यसभा में थे तो क्या कर रहे थे, सेंट्रल हॉल में बैठे थे या मेन हॉल में बैठे थे, राज्यसभा में बैठे थे या किसी से गुफ्तगू कर रहे थे, कहाँ बहस कर रहे थे, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर फिर भी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, फिर भी क्यों जरूरी है कि उनको तीसरी बार भेजा जाए, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है दीपक। जी, सवाल बहुत बड़ा होता है और यही सवाल पत्रकारों ने कई बार इन प्रत्याशियों से पूछा, नेताओं से भी पूछा, और सभी का जवाब ये था कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही है, और वो हकीकत का खुलासा किस तरीके से होता है। कांग्रेस में भी जिस तरीके से सत्ता संगठन के बीच रस्साकसी चल रही है, आखिरकार डॉक्टर चंद्रभान आज मान लेते हैं कि
पार्टी में कई बातों को लेकर असंतोष है और इसी के चलते आला कमान ने प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसके चलते अब आला कमान असंतोष को दूर करने के लिए खुद कमान संभाल रहे हैं और एमएलए, एमपी और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और इसी से यह चीज साफ हो जाती है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र